नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे 69th बीपीएससी के लिए पीटी एग्जामिनेशन जो अराउंड सितंबर मंथ में शेड्यूल्ड है, उसके लिए हम पेड क्विज अपनी वीडियो फॉर्मेट में लगातार देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे यहाँ से अगले वीडियो से। और इसमें देखिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये क्विज बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ करवाई जाती है। इसमें एडमिशन लेने के लिए या फिर हमारे जो फुल पेड ग्रुप्स हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। हम यहाँ पे अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपसे पूछा गया है वरुण भारत तथा किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। ध्यान रखेंगे नेवल एक्सरसाइज है वरुणा, ठीक है, इसका नाम है। और ये जो है कंडक्ट की जा रही है अराउंड 1993 से लगातार भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक। और 2023 में भी जो है ये कंडक्ट की गई है यहाँ पे मुंबई में, ठीक। इसको भी ध्यान रखना, जनवरी के मंथ में की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल शुरू की थी? तो ये इनिशिएटिव बेसिकली जो है वुमेन सेफ्टी विंग जो है तेलंगाना पुलिस का, इन्होंने स्टार्ट किया था। मुख्य रूप से जो यंग जनरेशन के लोग हैं, खास करके महिलाएं, ठीक, उनको साइबर क्राइम से कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, तो उसी के बारे में उनकी एक प्रकार की कह लीजिए ट्रेनिंग का इनिशिएटिव है। तो ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का नाम क्या है जिसे प्रधानमंत्री ने झंडी दिखा करके रवाना किया? तो इसमें आपका 13 जनवरी 2023 को इसको जो है वाराणसी से फ्लैग ऑफ किया गया था। एक रिवर कह लीजिए शिप है, MV गंगा विलास नाम है इसका, ठीक। और लगभग 3200 किलोमीटर का डिस्टेंस इसको कवर करना था। और शेड्यूल्ड कहाँ थी जाने के लिए? डिब्रूगढ़, असम के अंदर। भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये 3X प्लेटफॉर्म एक विंड टर्बाइन जनरेटर जो है बेसिकली 3 प्रकार की जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, विंड, सोलर और कुछ इसमें शायद बैटरी एनर्जी भी थी, ठीक है। एक बार थोड़ा डिटेल में देखिएगा। तो इसका एक टर्बाइन जो है सेटअप किया गया था यहाँ पे कर्नाटका में। जो सेटअप करने वाली कंपनी है उसका नाम ही है रीन्यू, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य की महिलाओं को आयकर से छूट देने से इनकार करने वाले आयकर के प्रावधान को रद्द कर दिया है? इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961 का, उसमें एक प्रावधान था बेसिकली सिक्किम स्टेट की महिलाओं के लिए था कि जिन्होंने नॉन सिक्किम जो है ये आदमियों से शादी की है, ठीक है, तो उनको यहाँ पे ये टैक्स वगैरह से जो रिबेट मिलती है उसको यहाँ पे बैन किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को इस आधार पे ना स्ट्रक डाउन किया है कि ये जो प्रोविज़न है डिनाई इनकम टैक्स एग्जम्पशन का, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 14, 15 और 21, ठीक है, इसके अगेंस्ट है, क्योंकि ये जो है महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है ना, डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का था। तो इस वजह से इस प्रावधान को रद्द किया गया था। तो ध्यान रखेंगे सिक्किम स्टेट जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखें, एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में किसके रूप में कार्य करता है? इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में आपने देखा हो या सुना होगा डायनेमो यूज़ होता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होगा, एक कन्वर्टर ऑफ एनर्जी है ना, एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे में परिवर्तित कर रहा है। तो विकल्प सी जो है। कर्तन और दहन यानी कि स्लैश एंड बर्न जो हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एग्जाम्पल होता है, ठीक है, तो उसको किस देश में मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे जैसे अन्य देशों में भी सब मतलब कई सारे देशों में अलग अलग नाम है। जैसे इंडिया में फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इसको झूम कल्टीवेशन कहते हैं, ठीक, और मिल्पा कल्टीवेशन कहा जाता है इसमें जो है सेंट्रल अमेरिकन रीजन में जो मैक्सिको है यहाँ पे। इसमें देखिए, करों के कारण वस्तु की कीमतों में अनुपात से अधिक वृद्धि होना
निम्न में से क्या कहलाता है? तो किसी भी कमोडिटी पे टैक्स इतना ज़्यादा लग जाए, है ना, कि उसका प्राइस जो है डिसप्रोपोर्शनेट रूप से बढ़ जाता है, ठीक है। इसको कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। बेसिकली एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझें, जैसे पहले जीएसटी जब तक नहीं लागू था, है ना, तो क्या होता था, कई प्रकार के कर एक ही कमोडिटी पे लग जाते थे, ठीक। तो क्या हुआ, बेसिकली कैस्केडिंग इफेक्ट का जो ये छोटा सा एग्जांपल हम लोग जैसे इकोनॉमी में पढ़ते हैं, क्या होता है कि टैक्स कैस्केडिंग इक्वल्स टू टैक्स ऑन टैक्स, ठीक। एक से अधिक बार लग गया तो जाहिर सी बात है उस सामान का दाम बहुत अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाएगा। तो जीएसटी जब से लगा तो कई सारे टैक्सेस को उसने सबस्यूम किया था अपने अंदर, तो कैस्केडिंग प्रभाव को भी एक तरीके से उसने खत्म किया, ठीक। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं आप। इसमें देखें मौलिक इकाई नहीं है क्या, ठीक है। फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या उसकी जो यूनिट्स हैं, है ना, इसको पढ़ा जाता है। तो ये एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कई बार। बेसिकली क्या होता है, 7 प्रकार की क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको फंडामेंटल यानी मौलिक कहा जाता है, ठीक है। जैसे बता देते हैं, मास, ठीक है, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इनके यूनिट्स अगर हम देखें तो किलोग्राम, फिर जैसे मीटर, टाइम का सेकंड, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, फिर टेम्परेचर के लिए केल्विन और इलेक्ट्रिक करंट में एम्पियर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी में कैंडेला, ठीक है। तो यहाँ पे लीटर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। पुलिस बलों के कर्मियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले कानून को बनाने वाला अधिकार किसके पास है, ठीक। फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आप आर्टिकल 33 देखेंगे तो जैसे हमारे मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, है ना, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ठीक, इन सब के कुछ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो कि सेवा के रेफरेंस में कई बार, है ना, उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसको बाध्य मतलब रोकने के लिए जो शक्ति दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ठीक है, संसद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता यानी कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट के पास देखेंगे 3 प्रकार के ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, कौन कौन से? ओरिजिनल हो गया, इसके अलावा एपेलेट और एडवाइजरी, ठीक। ओरिजिनल की बात करें तो ये दिया हुआ है आर्टिकल 131 में, ठीक है। जैसे कुछ अनन्य अधिकार जो हैं, जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उसको देखता है, मतलब सुनता है उसके मामले, जैसे भारत सरकार और किसी राज्य के साथ कोई डिस्प्यूट हो, है ना, फिर एक से अधिक राज्यों के साथ डिस्प्यूट हो, तो यहाँ पे इसकी कैटेगरी है, थोड़ा इसको डिटेल में चाहे तो देख लीजिएगा। अगला देखिए, राष्ट्र की संप्रभु शक्ति जिसके तहत निजी संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिए लिया जा सकता है क्या कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका घर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, उसको पब्लिक यूज़ के लिए सरकार एक्वायर करना चाहती है, तो उस शक्ति को प्रख्यात डोमेन यानी कि पावर ऑफ एमिनेंट डोमेन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है इसमें कि वो ऐसी प्रॉपर्टी जिसको कि बहुत ही एक्सट्रीम नेसेसिटी नहीं हो, बल्कि वो मुख्य रूप से पब्लिक यूज़ में, है ना, पब्लिक यूटिलिटी में ली जा रही हो, उस केस में इस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, सैला नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो एक प्रकार का डांस फॉर्म है, स्टिक डांस होता है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाएगा एनीमिया, रक्ताल्पता। इसमें से किसने ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता लाने की मांग की थी? तो ब्रिटिश टाइम पीरियड पे जो उस समय का जुडिशियल सिस्टम था, तो जो भी मतलब ब्रिटिश जज होते थे और इंडियन जज होते थे, उनके मध्य कुछ शक्तियों में समानता नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रावधान किए गए थे इल्बर्ट बिल में, ऑप्शन डी। सांची में स्थित बौद्ध विहार को विशाल स्तूप भी कहा जाता है। यह भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारकों में से एक है, जो इसमें से किस जिले के सांची शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पे है आपका ये वाला विहार? इसमें रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, मध्य प्रदेश। भारत इसमें से किस रेखा के उत्तर में स्थित है? पृथ्वी की संरचना आप देखते हैं तो 0 डिग्री जो मध्य से रेखा जा रही है, इक्वेटर के नॉर्थ में तो इंडिया स्थित है ना, जो सबसे हमारा साउदर्न जो कोऑर्डिनेट है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक। तो इसका नॉर्थ हो गया, बाकी 23.5 डिग्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, इसको भी आप जानते होंगे, मैप में लोकेट कर लीजिएगा एक बार। निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी जो है भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग, है ना, ये सब पूछा जाता है मैप में, एक बार सारी नदियों को लोकेट कर लीजिएगा। तो गोदावरी रिवर का, सॉरी गोदावरी नहीं, नर्मदा को एग्जाम्पल हम चुनेंगे यहाँ पे।
इसमें से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? क्रोनोलॉजी अक्सर पूछी जाती है अलग अलग डायनेस्टीज के रेफरेंस में, इसलिए शासकों के शासन काल भी देखा करिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शंस देखते हैं सारे। इसमें देखिए मौर्यन एम्पायर को माना जाता है कि दिस वाज द फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर, ठीक है। और अगर बात करें तो जैसे सबसे फाउंडिंग मेंबर कौन हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। टाइम पीरियड इनका 322 से लेकर के जो है इधर फिर आगे तक। फिर सेकंड रूलर कौन हुए? बिंदुसार, ठीक, 397 से 373, सॉरी 297 से 273 के मध्य। फिर उसके बाद अशोक आते हैं जो सबसे पॉपुलर हुए, है ना। अराउंड इनका शासनकाल चला 232 BC तक। और फिर लास्ट में जो है बृहद्रथ, ये ऑप्शन बी हमारा इसमें से बन रहा है। तो ये 185 BC के आसपास तक। भारत सरकार ने किस वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना जो आप जानते हैं, तो उसको किस वर्ष में मंजूरी दी गई थी? तो ये जो है अप्रूव हुआ था वर्ष 2018 में। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने कार्यात्मक मद रखे गए हैं? तो सब्जेक्ट्स जो हमारे फंक्शंस कह लीजिए प्लेस्ड हैं 11th शेड्यूल में, क्या है ये? पंचायत से संबंधित, है ना। तो इसमें कुल 29 है। मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की जाती है, आप जानते होंगे। तो इब्राहिम लोदी को इन्होंने किस वर्ष में हराया? 1526 में। और दिल्ली और आगरा पे सब कब्जा किया। फिर यहीं से मुगल डायनेस्टी स्टार्ट होती है। ऑल इंडिया सर्विसेज का सृजन का अधिकार किसके पास है अगर किसी नई सर्विस को बनाना है? तो जैसे वर्तमान में अभी IAS है, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS 3 है। तो अगर मान लीजिए जैसे कोई अन्य सर्विस नई इंट्रोड्यूस करनी हो, फॉर एग्जांपल इंडियन जुडिशियल सर्विस, तो इसकी शक्ति किसके पास है? संसद के पास। और स्पेशली ये सबसे पहला प्रपोजल जो दिया जाएगा किसके द्वारा? राज्यसभा के पास ये शक्ति है कि वो इस प्रस्ताव को, है ना, शुरू करे। इसमें से कौन सा कारक परिहृद धमनी का रोग जो है उसका खतरा बढ़ाता है? कोरोनरी आर्टरी जो हमारी बॉडी में आप देखते हैं, बेसिकली यहाँ पे जो अन्य विकल्प स्ट्रेस के अलावा लिखे हैं ये सब उसको ठीक करने वाले कारक हैं, है ना। स्ट्रेस, इसके अलावा जैसे मोटापा, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, डायबिटीज़ है, ठीक है, स्मोकिंग वगैरह जो लोग करते हैं, तो उनमें ये सब जो है रिस्क फैक्टर्स होते हैं। औरंगजेब ने इसमें से किस रीजन में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया? तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र और इधर का रीजन है, दक्कन प्लेटू जिसको आप जानते हैं, तो जिस समय ये अपने पिता के शासनकाल में यहाँ पे था, तो यहाँ का गवर्नर था ये दक्कन का ही। फिर ये जब मुगल बादशाह बनता है, फिर भी इसको कॉन्कर करने के लिए इसने मोस्टली अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज किया, मिलिट्री और फाइनेंशियली जो भी थे, ठीक। तो ध्यान रखेंगे विकल्प C। 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किए गए स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो ये जो भूदान मूवमेंट चलाया गया, ठीक है, उसी की बात हो रही है। विकल्प A जो है ये करेक्ट हो जाएगा। गांव का नाम ध्यान रखिएगा, पोचमपल्ली से स्टार्ट हुआ था, ये अक्सर पूछ लेते हैं, ठीक। इसमें देखें, इसमें से किस महीने के जो हिंदू हमारे कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं, ठीक है, तो नवरात्र के 10वें दिन को दशहरा या विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। तो जो हमारे शारदीय नवरात्र या फिर शरद नवरात्र आप कह सकते हैं, ठीक है, उसी से 10वें दिन जो है ये आपका दशहरे का फेस्टिवल जो है वो होता है, ठीक। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के इसमें से किससे भागा नामक कर एकत्र करते थे? तो बेसिकली क्या होता था, देखिए जो 16 महाजनपद आप पढ़ते हैं उस समय के लोगों का मुख्य व्यवसाय एग्रीकल्चर ही था। तो किसानों से, है ना, भागा या फिर भाग नाम का एक कर लिया जाता था जो कि उनकी उपज का 1/6 होता था, ठीक। इसमें से कूर्ग के कोडव समुदाय का फसल पर्व कौन सा है ये बताना है। तो कर्नाटका में ये पुट्टारी जो फेस्टिवल है ना ये मनाते हैं। इसमें देखें गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन इसमें से कितने अक्षांशों के बीच में स्थित है? तो लैटिट्यूड लाइंस आप देखते हैं, है ना, ऐसे हमारे अर्थ पे 0 डिग्री फिर 1 डिग्री ऐसे करके जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे देखते हैं। तो भारत में क्या है कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिन है, जैसे कि अब यहाँ पे गोमुख से गंगा का मानिए और मानसरोवर लेक के पास से ब्रह्मपुत्र का देखेंगे, फिर इनके जो बे ऑफ बंगाल में आने तक के जो ये बेसिन है, तो अगर इसमें आप देखेंगे लैटिट्यूड वाइज मैप में लोकेट कर लीजिएगा, तो ऊपर में 30 डिग्री के आसपास तक है और नीचे में 10 डिग्री, इधर ओडिशा और आंध्रा की जहाँ तक बाउंड्री है वो वाला मानते हैं,
तो मोस्ट सूटेबल आंसर यही हो जाएगा, नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री। ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है? ठीक है, तो सॉइल को आप जानते हैं, हम कुछ लेयर्स में ज्योग्राफी में थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। जैसे सबसे टॉप सॉइल है, मोस्टली ह्यूमस का एरिया यही होता है। हम जैसे इसको होराइजन्स के रूप में पढ़ते हैं, ए होराइजन, फिर बी और सी। ठीक है, तो ए हो गया टॉप लेयर, फिर बी में जो है ये सब सॉइल वाला एरिया होता है, और सी होराइजन जो सॉइल बेस हमारा होता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में थोड़ा इसको डिटेल में देखिएगा। ए होराइजन जो है इसमें हमारा ह्यूमस की मात्रा जो है इसमें सॉइल में पाई जाती है। इसमें देखिए, दो पिंडों के तापमान में 30 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है, तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या अंतर होगा ये? ठीक है, ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये सब हमारी जो स्केल्स होती हैं, तो कन्वर्जन इसका आना चाहिए आपको, है ना। शॉर्ट ट्रिक एक बताते हैं, शॉर्टकट ट्रिक। इसमें क्या होता है कि जैसे ईच फ़ारेनहाइट डिग्री जो हमारी मतलब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो वो 9/5 होता है सेल्सियस डिग्री के। ठीक, तो यहाँ पे अब हमें फ़ारेनहाइट में चूंकि वैल्यू निकालनी है, तो हमारा सेंटीग्रेड में डिफरेंस जो दिया गया था 30 दिया गया था। ठीक है, तो 30 × 9/5 हो जाएगा, तो ये 54 हमारा फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक, तो अगर दो पिंड के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस अगर सेंटीग्रेड में, तो फ़ारेनहाइट में 54 हो जाएगा। इसका जो डिटेल्ड फार्मूला होता है एक बार उसको भी पढ़ लीजिएगा, जैसे वो क्या होता है। ठीक, अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड, इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो इन्फोसिस जो ग्रुप ऑफ कंपनीज आप जानते हैं, उसके को फाउंडर कौन है? नारायण मूर्ति, इनकी ही पुस्तक है। भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य किया? लेबर मिनिस्टर के रूप में देखेंगे तो जैसे प्री इंडिपेंडेंस में जब मद्रास में ये कांग्रेस फॉर्म हुई थी गवर्नमेंट 1937 में, उस टाइम भी ये वीवी गिरी जो है मंत्री बनाए गए थे, लेबर मिनिस्टर। और उसके बाद जब इंडिपेंडेंस के बाद भी पहले जगजीवन राम हुए, ठीक है, 47 के बाद से, फिर जो जनरल इलेक्शंस हुए थे 1952 में, उसके बाद भी बनाए गए थे ये। ठीक है, लगभग 2 वर्षों तक कार्य करके इन्होंने फिर रिजाइन कर दिया था। 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद अंततः दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे? साउथ अफ्रीका में रेसिस्ट मूवमेंट वगैरह जो चले थे उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद इंडिया लौटने का जो इनका ईयर था जनवरी 1915 गांधी जी का। ठीक है, इन स्पेसिफिक जो डेट थी 9 जनवरी, तो इसको ध्यान रखेंगे। और इसी वजह से आप देखते हैं कि जैसे ये प्रवासी भारतीय दिवस जो है इसी उपलक्ष्य में भारत में मनाया जाता है। मध्यकालीन जो यात्री था मार्को पोलो, यहाँ से इसमें जो स्थल लिखे हुए हैं कहाँ से था? तो ये बेसिकली जो है ये वेनिस का था। ठीक है, वेनिस कहाँ पे है? इटली। ऑप्शन सी को चुनेंगे। लगभग 1271 से 95 के मध्य जो है ये मोस्टली इसमें एशिया के कह लीजिए उस पे रहा ट्रिप पे। निम्नलिखित में से कौन जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संसद को संबोधित करने वाले वक्ताओं में से एक थे? आप जानते हैं 15 अगस्त 47 को आज़ादी भारत को मिली। ठीक, और उस अवसर पर जो संसद का सेंट्रल हॉल है वहाँ पे मुख्य रूप से 3 वक्ता थे। जवाहरलाल नेहरू, चौधरी एक खलीक उस्मान थे और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, तो उसी में से यहाँ पे पूछा गया कि इनके बाद इस विकल्प में कौन मिल रहा है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको चुनेंगे। और यहाँ पे आप जानते हैं कि जो ये 15 अगस्त 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने जो अपनी ये ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी वाली स्पीच दी थी, काफ़ी पॉपुलर है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें से कौन सी उसी मात्रा को मापता है जो एसआई इकाई पास्कल के द्वारा मापी जाती है? ठीक है, तो जैसे एसआई यूनिट्स में पास्कल है और नॉन एसआई यूनिट एक होती है टॉर। इसके माध्यम से प्रेशर या फिर स्ट्रेस कह लीजिए, इसको मेजर किया जाता है। कौन सा भारतीय राज्य इसके उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश के साथ आप जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है शेयर होती है 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की, और लगभग 84% ऑफ साइड जो है इसका त्रिपुरा का है ना, सराउंडेड है बांग्लादेश से। मैप में देख लीजिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट को भारत में किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो हाथियों के है ना एक संरक्षण के लिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने ये प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया था 1992 में। ठीक, और सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं इस समय भारत के किस राज्य में? तो कर्नाटका। ठीक, अच्छा कोई जरा ये बताइए प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? कमेंट करिए जरा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार में प्रावधान है या उससे यह संबंधित है? तो बेसिकली आर्टिकल 21A इंसर्ट किया गया था फंडामेंटल राइट्स के भाग में।
86th अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसके माध्यम से, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है ना स्टेट जो है बाय लॉ इस प्रकार की चीज़ें प्रोवाइड करे कि उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्रदान की जा सके। नेक्स्ट है कदम रसूल मस्जिद, जिसका निर्माण ईंटों और काले संगमरमर के उपयोग से बना हुआ है, या ये उसकी विशेषता है, किस स्थान पे यहाँ पे स्थित है। तो कदम रसूल मॉस्क बेसिकली जो है ये इसका यहाँ पे देखेंगे उसमें वेस्ट बंगाल में स्थित है, ठीक है, गौर में। ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो अराउंड 1530 AD में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, और बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो पैगंबर मोहम्मद हैं मुस्लिम धर्म से संबंधित, उनके फुटप्रिंट्स को यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, और उसी यहाँ पे उस नाम से कदम रसूल मस्जिद इसका नाम पड़ा है। इसमें से कौन व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय है। तो हॉकी की टीम पहले गोल्ड जीती थी, लेकिन इंडिविजुअल किसी खिलाड़ी को गोल्ड मेडल मिला है सबसे पहले 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर राइफल चैलेंज में अभिनव बिंद्रा को। जैसे 2020 वाले लास्ट जो ओलंपिक्स हुए उसमें नीरज चोपड़ा ने जीता था, ठीक है। एक टर्म है पेनल्टी कॉर्नर, किस खेल से संबंधित है। तो हॉकी के खेल में जो एक 23 मीटर एरिया होता है कुछ डिफेंसिव है ना, उसमें अगर आप जैसे पेनल्टी सर्कल में कुछ इन्फ्रिंजमेंट करते हैं तो उसमें मिलता है, ठीक है। इसमें देखिए भारत सरकार ने किस वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में उपसर्ग MG जोड़ा था, ठीक है। तो जो 100 दिनों का एक निश्चित रोजगार देने वाला कानून बना भारत में, नरेगा एक्ट, ठीक, 2005 में, उसी में 2009 में अमेंडमेंट करते हुए MG शब्द जोड़ा गया, जो किसको डिनोट करता है, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक। तो ध्यान रखेंगे विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। एक बार एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि नरेगा एक्ट सबसे पहली बार कितने बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में भारत के इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है। तो ये 200 डिस्ट्रिक्ट से, इसको भी ध्यान रखिएगा। वैशेषिक दर्शन शास्त्र स्कूल से कौन जुड़ा हुआ था। जो भी हम ये देखते हैं इंडियन फिलॉसफी के जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए अलग अलग, जैसे पतंजलि का है, आप जानते होंगे योग दर्शन, ठीक है। तो वैसे ही जो यहाँ पे वैशेषिक है इससे संबंधित थे कड़ाद कश्यप। इसमें से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, ठीक है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, लेकिन समय समय पे कई लोग इस पोस्ट पे है ना एक कह लीजिए अपॉइंट किए गए भारत में। जैसे पहले सबसे कौन हुए, वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे तो 1967 से 69 के मध्य, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो थी उस समय मोरारजी देसाई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्य किए। मार्च 2023 तक कितने देशों के बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए में व्यापार करने की अनुमति दी है, ठीक। देखिए होता क्या है कि जैसे रुपी करेंसी में ट्रेड करने के लिए दो देशों के मध्य एक कॉन्सेप्ट होता है वॉस्त्रो अकाउंट का, है ना। थोड़ा चाहे तो इसको डिटेल में पढ़िएगा। तो अभी रिसेंटली जो है मार्च के आसपास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 18 बैंकों को स्पेशल वॉस्त्रो रुपी अकाउंट जो है ओपन करने की परमिशन दी थी, जिससे पेमेंट सेटलमेंट रुपीज़ में हो सके उन दो देशों, मतलब उन दो देशों के मध्य जो ट्रेड हो रहा है, ठीक। तो नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 18। डॉक्टर मनिक साहा ने 2023 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो मार्च का इवेंट है ये भी, त्रिपुरा के अपॉइंट किए गए थे जो है चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है एक प्रकार का फंड है स्वामी, शॉर्ट फॉर्म इसको पढ़ सकते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा प्रायोजित है। बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, ठीक। इस फंड को प्रायोजित करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रिसेंटली न्यूज़ ये थी मार्च के आसपास 2023 में कि बेसिकली ये फंड जो है स्टार्ट किया गया था 2019 में, इसको ध्यान रखेंगे। और इसने जो है लगभग 20,500 के आसपास जो है ये मतलब इसको जो इन्वेस्टमेंट जो किया गया तो लगभग 20,500 घरों को, है ना, अपने 2019 से लेके अब तक के इसने फंड्स को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो थोड़ा इस डिटेल में इस न्यूज़ को चाहे तो कवर कर लीजिएगा। ऑप्शन फिलहाल ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट है। हाल ही में समाचारों में देखा गया अंजी खड्ड पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो जैसे चिनाब वाला जो ये ब्रिज बना था, ठीक है, जम्मू कश्मीर को रेस्ट ऑफ द इंडिया से कनेक्ट करने के लिए रेलवे ब्रिज, उसी क्रम में एक और वहाँ का ब्रिज है अंजी, ये वाला अंजी खड्ड पुल। बेसिकली एक प्रकार का केबल से जो
मतलब केबल वाला ब्रिज होता है, एक बार आपने शायद देखा हो या सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक। तो इसी की न्यूज़ आई थी कि ये जो है ऑपरेशनल हो जाएगा कुछ ही दिनों में, और जो है रेलवे लाइंस वाला पुल ये भी है, तो ये जो है जम्मू कश्मीर की यूटी को जो और बढ़िया कनेक्टिविटी प्रदान करेगा रेलवे की, ठीक। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा हमारा। इसमें देखिए पावोक्रिस्टेटस, इसमें से किस जीव या जानवर को सामान्यतः उसके रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो बेसिकली साइंटिफिक नेम है ये मोर का, ठीक। नेक्स्ट है, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। दो मिरर हैं, ठीक है, एक दूसरे के सामने। अगर इसको एग्जांपल के तौर पे हम समझे, इन दोनों के बीच कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए, ठीक है। तो अब इसका जो वही हो रहा है कि अब इसी ऑब्जेक्ट का ही तो एक तरीके से लाइट परावर्तित होकर दोनों उस पे दर्पणों पे हमारे जाएगा, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में जो उसके इमेजेस बनेंगे, है ना, प्रतिबिंब, ठीक है, तो उनकी संख्या इनफाइनाइट होगी, है ना, विच कैन नॉट बी काउंटेड। नेक्स्ट है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ह्यूमन बॉडी में देखेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये हमारे सबसे जरूरी तत्व हैं। और कई बार देखते हैं कि आपके दांतों में कमजोरी या हड्डियों में कमजोरी का मुख्य वजह जो बनती है, क्या किसकी कमी बनती है, कैल्शियम की। नेक्स्ट है, हमारे किस हार्मोन में आयोडीन होता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में देखेंगे तो जो हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है थायरॉक्सिन, ठीक, सॉरी थायराइड ग्लैंड, तो उससे जो सिक्रेट होता है थायरॉक्सिन, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आयोडीन की मात्रा होती है, ठीक। विकल्प सी। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कंपाउंड जो प्रकृति में पाया जाता है विच कंटेन्स कार्बन, ठीक है, ये क्या होता है, सेल्यूलोज। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, हमने आपको पहले बताया है कि घास वगैरह में, ठीक है। तो अब मात्रा के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यही चीज़ें अवेलेबल हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, तो ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें से कौन सा अम्ल कार की बैटरी में यूज़ होता है, ठीक है। कार वगैरह में जो बैटरी होती है ना पावर सप्लाई के लिए, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, इसको यूज़ करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसके अंतर्गत चाहे ये विजिलेंस कमिश्नर हो CVC या फिर जो अन्य विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा। एक कमेटी रिकमेंडेशन करती है जिसमें कौन कौन होते हैं ये भी जानते रहिएगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन होते हैं कमेटी के, और दो अन्य मेंबर जो कि उस समय के वर्तमान मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और ये आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, लोकसभा के। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तीलियां हैं ये बताना है, ठीक है। हमारा जो फ्लैग है सैफरन, वाइट और ग्रीन, ठीक। तो वाइट कलर में जो है यहाँ पे बीच में चक्र होता है अशोक चक्र, जिसको कि समय चक्र भी कहा जाता है। बेसिकली इसमें 24 तीलियां दर्शाई गई हैं जो कि 24 घंटे जो दिन के होते हैं समय के, उसको दर्शाता है ना, कि समय जो है लगातार चल रहा है। और जो है कुछ बेसिक से फैक्ट्स, जो हमारा ट्राई कलर है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947, ठीक। इसको भी ध्यान रखते रहें। और जो है अभी हमारा जो वर्तमान तिरंगा है इसके डिज़ाइनर कौन थे, जरा ये कमेंट करेंगे क्या। गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से किस राज्य से संबंधित है, तो अभी सीजन ही आने वाला है गणेश चतुर्थी का। महाराष्ट्र में काफ़ी पॉपुलर है ये उत्सव, ठीक है, हालांकि भारत के अन्य राज्यों में भी अब मनाया जाने लगा है। इसमें देखें 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने इनमें से किसके लीडरशिप में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विरोध किया, ठीक है। तो देखेंगे चूंकि पैरेलल टाइम पीरियड है मुगल और ये जो सिख गुरुज हुए, तो गुरु गोविंद सिंह जी जो है 10वें अंतिम गुरु हुए। उनके बाद यहाँ पे चूंकि जो ये खालसा एक आर्मी बनाई गई थी, तो उसको लीड करने का काम आगे चल करके बंदा सिंह बहादुर थे, इन्होंने लीड किया। और फिर मुगल्स के अगेंस्ट में जो है ये लोग मतलब अपना एक रिवॉल्ट करते रहे। तो वही बात यहाँ पे पूछी गई थी, विकल्प बी। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट जो पास हुआ था पार्लियामेंट से, उसके माध्यम से जो है LIC बना है, ठीक है, जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है। तो वर्ष बताना है, तो 1956 में जो है पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया था। देखिए लोक सेवा आयोग की तैयारी आप लोग कर रहे हैं वैसे भी, तो ये क्वेश्चन थोड़ा और ये एक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा।
कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई। ठीक, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 का आया था, है ना, उसके प्रावधानों के तहत, और एक ली कमीशन की रिकमेंडेशन भी थी 1924 की। ठीक है, उसके बाद जो है फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरह का जो पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप हुआ भारत में अक्टूबर 1926 में। ठीक, विकल्प डी। इसमें देखें किसे सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर जो है ये वेस्टमिंस्टर मॉडल। ठीक है, ये सब नाम है हमारे जो हमारे इंडिया में सिस्टम फॉलो होता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका दूसरा नाम यहाँ पे है उत्तरदायी शासन या फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा। ठीक, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3। तो क्या कह रहा है कि सरकार जो है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है, तो सरकार क्या है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है ना, उसका उत्तरदायित्व तो है कि वो जो है रिस्पॉन्सिबली काम करे। अगर ऐसा नहीं करती है तो लोकसभा में क्या प्रावधान है, नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के अगेंस्ट लाया जा सकता है। तो यहाँ पे उम्मीद है कि आप रिलेशन समझ गए होंगे कि अगर आप उत्तरदायित्व के तरीके काम नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है। ठीक है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस प्रूव करना होगा। अगर नहीं कर पाए तो सरकार आपकी गिर जाएगी। ठीक है, तो दैट इज वाई यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है, इसको दूसरे नाम में उत्तरदायी शासन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इंडिया में फॉलो होता है। सबसे पहले जो ओरिजिन है कहाँ पे है, ब्रिटेन में। तो इस तरह से चीजों को ध्यान रखेंगे। अब है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, तो ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, इन सब की फ्रीडम के बारे में बात करता है हमारा अनुच्छेद 301। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे। तो वाटर के कंजर्वेशन, इंपॉर्टेंस और इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए वाटर डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 मार्च को। ठीक, 2023 की अगर हम बात करें तो इसकी थीम ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, थीम अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एक्सेलरेटिंग चेंज। ठीक है, ये रहा हमारा 2023 का थीम। नेक्स्ट है, भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ है। ठीक है, तो जैसे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी इंपोज हो चुकी है, स्टेट इमरजेंसी जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगता है वो आप जानते हैं कई राज्यों में लगी है, बिहार में सबसे ज़्यादा बार देखें तो लगी है। ठीक, और वित्तीय आपातकाल जो कि इसमें आर्टिकल 360 में मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के, इसको आर्टिकल को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक भी बार नहीं लगा है। ठीक, ये प्रेसिडेंट रूल जो होता है 356 में है, नेशनल इमरजेंसी 352 में है। इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम कब अधिनियमित हुआ। तो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करते हुए एक एक्ट भी बनाया गया। हालांकि इसमें फंडामेंटल राइट्स में भी जैसे आर्टिकल 23 और 24 पढ़ेंगे वहाँ पे इन सबसे संबंधित प्रावधान है, लेकिन एक स्पेसिफिक एक्ट बना 1986 में। ठीक है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट। इसमें देखें सेमीकंडक्टर कौन सा तत्व है, अर्धचालक। ठीक, तो जैसे आप जानते ही हैं कि आजकल इसका एक वाइड लेवल पे जो है यूज़ होता है, स्मार्टफोन्स, है ना, टैबलेट्स और जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली अब यहाँ पे जो हमारे तत्व हैं, जैसे कि यहाँ पे अब इन विकल्पों में देखें तो सिलिकॉन। ठीक है, इसके अलावा जैसे जर्मेनियम होता है, टिन, सेलेनियम, टेरिलियम, है ना, ये सब तत्व जो है सेमीकंडक्टर होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद होता है, लिक्विड स्टेट, है ना। रूम टेम्परेचर की बात करें तो दो होते हैं, जैसे ब्रोमीन और मरकरी। तो यहाँ पे हमें ब्रोमीन मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा जैसे ब्रोमीन जो होता है ये हमारा एक नॉन मेटल है, ये लिक्विड स्टेट में होता है। मरकरी जो है उसको मेटल की कैटेगरी में देखते हैं और ये भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो दोनों का एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में 5 प्रकार की हमारे रिट्स जो यानी कि जो है ये कोर्ट से संबंधित आदेश जो हैं इनके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 32 पढ़िएगा और हाई कोर्ट के रेफरेंस में 226 पढ़िएगा। ठीक, हैबियस कॉर्पस उसी में से एक रिट है। इसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो बॉडी, जैसे ये कोर्ट में किसी व्यक्ति को पेश करना, अगर कोर्ट चाहता है कि उसको वहाँ पे पेश किया जाए तो हैबियस कॉर्पस की रिट जारी की जाती है। टू हैव अ बॉडी, ये इसका मतलब बेसिकली लैटिन टाइप के टर्म होते हैं ये। तो इसको किसी को सशरीर पेश करना कोर्ट में। और जैसे हैबियस कॉर्पस होती है एक रिट, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो और सर्शोरारी, इन 5 को थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा क्या क्या प्रोविजन होता है इसमें। इसमें से किस राज्य ने उद्यमियों के लिए व्हाट्सएप
का उपयोग करके शिकायतें दर्ज करने की सुविधा शुरू की है। तो रिसेंटली जो है केरला में जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, इन्होंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि इस पे जो है व्हाट्सएप जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप अपने कुछ जो कंप्लेंट है उसको रजिस्टर कर सकते हैं, और विद इन जो है इन्होंने बताया था कि 10 मिनट्स के अंदर उसको जो है उस पर प्रोसेस शुरू किया जाएगा, ठीक है, कंप्लेंट को रिड्रेस करने का। हाल ही में लॉन्च किए गए आमंत्रण पोर्टल का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो जनवरी में जो रिपब्लिक डे परेड होती है दिल्ली में, उसके जो टिकट्स वगैरह की सेलिंग थी इसके माध्यम से, है ना, मतलब शुरुआत की गई इसी पोर्टल में। तो वही है, इनविटेशन मैनेजमेंट का एक हमारा पोर्टल है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप टिकट और पासेस वगैरह जो है उसको अरेंज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसमें से किस स्टार्टअप ने आज़ादी सैट उपग्रह बनाया जिसे 750 स्कूल की लड़कियों ने बनाया है, ठीक है। तो बेसिकली न्यूज़ ये थी कि जो है चेन्नई बेस्ड एक ये स्पेस स्टार्टअप है, ये आपका स्पेस किड्स इंडिया, ठीक है। इन्होंने एक सैटेलाइट बनाया आज़ादी सैट जिसको नाम दिया गया है, और इसको बनाने वाली जो है इसमें इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से लगभग 75 स्कूलों से 10-10 बच्चियों को चुना था, ठीक है। तो साइंटिफिक इनोवेशन और इन सब में बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे इन बच्चों ने जो है अपना एक ये सैटेलाइट आज़ादी सैट, इस नाम को ध्यान रखेंगे, इसको बनाया है। किस राज्य में दुनिया का पहला ताड़पत्ती पांडुलिपि संग्रहालय है, ठीक है। तो पाम लीफ जो होती है पहले जिस पे राइटिंग वगैरह की जाती थी, तो पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम अभी रिसेंटली जो है इनॉग्रेट किया गया है केरला में, ठीक है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन जो है इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, और ये जो है ऑडियो विजुअल फॉर्मेट के साथ जो है कनेक्टेड एक प्रकार का म्यूजियम है। तो ध्यान रखेंगे, विकल्प हमारा ए जो है ये करेक्ट होगा। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? अभी जैसे ऊपर आपको बताया था गांधी जी के अराइवल के टाइम पे, तो 2023 में जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ है वो इसका 17वां एडिशन है, इसको भी ध्यान रखना है। 17th प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हमने मनाया है, और कहाँ पे? इंदौर में, ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी है, ठीक है, INDORE होता है, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। और थीम ये ध्यान रखिएगा, है ना, जो हमारा 17th इसका प्रवासी भारतीय दिवस की थीम है वो क्या है? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ठीक है। इसको थोड़ा और डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक। तो बी विकल्प हमारा जो है ये ठीक था। और इसी प्रश्न के साथ यहाँ पे इस वीडियो को भी हम समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चंस को प्लीज़ देखिए, जो क्वेश्चंस मैंने पूछे होंगे उसको कमेंट करके बताइए। मैप वाले चीज़ों को मैप में प्लीज़ लोकेट कीजिएगा, अदरवाइज भूल जाएंगे आप, ठीक है। और हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।